नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बुढ़ी काकी। इस चैप्टर में वृद्धावस्था में जो वृद्ध लोग हैं उसकी क्या हालत हो जाती है उसका वर्णन किया गया है। इस चैप्टर का प्रकार है बुढ़ी काकी। इसके लेखक है प्रेमचंद, इनका जन्म हुआ था 1880 और निधन यानी कि मृत्यु हुई थी सन 1936 में। मित्रों, थोड़ा हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। प्रेमचंद के बारे में हमने जाना। मित्रों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपको ऑनलाइन आंसर में ये सब पूछा जाता है कि लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका मूल नाम क्या था। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको ये सब याद रखने होंगे। चलो थोड़ा हम लेसन के बारे में पढ़ते हैं। बुढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है। उन्हें उपेक्षा मिलती है, उपेक्षा यानी अनादर मिलती है, और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्ण उपभोग करना चाहते हैं वह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। मतलब यहाँ पर वृद्धावस्था में वृद्ध लोगों की हालत दयनीय मतलब दया के लायक हो जाती है, और उनकी क्या क्या हालत होती है, उनको कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनकी सोच कैसी हो जाती है। तो ये सब वर्णन इस कहानी में किया गया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। मतलब हम लोगों ने कई बार सुना है कि बालापण और बुढ़ापण, ये गुजराती की एक कहावत है, बालापण और बुढ़ापण सरखो है। मतलब जो बचपन होता है वो और बुढ़ापा होता है वो सेम होता है। उसमें जो बचपन में जो हम लोग वर्तन करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है तो वो, और जो बुढ़ापे में जो हम वर्तन करते हैं वो पुनरागमन, मतलब जैसे बुढ़ापे में बचपन वापस से लौट आया है। बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय और कोई चेष्टा शेष थी न थी, और कोई चेष्टा बुढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने का अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा था। यहाँ पर एक बुढ़ी काकी की कहानी हमें बताई गई है। तो बुढ़ी काकी में सिर्फ जीभ के स्वाद, मतलब उसको अच्छा खाना पसंद था, उसको टेस्ट के बारे में ही जानकारी थी, बाकी शरीर के कोई समस्त इंद्रियाँ उनकी, मतलब उसमें और कोई चेष्टा, मतलब कोई ऐसी इच्छा ही नहीं बची थी ऐसी कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। और रोने के अलावा अगर किसी को आकर्षित करना है तो उनके पास, अगर अपने आप के पास बुलाना है या अपनी बात किसी के सामने व्यक्त करनी है तो उनके पास रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था, उसकी मात्रा कम होती, अथवा तो बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकाना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर
रोती थी। बूढ़ी काकी की कैसी हालत हो गई थी कि वो उनकी सारी इंद्रियां, मतलब वो कम सुन सकती थी, कम देख सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। तो वो क्या करते थे, फिर घर वाले उसके साथ क्या करते थे, कभी कभी खाना टाइम पे देते थे, कभी कभी भी नहीं देते थे, टाइम भी ज़्यादा हो जाए उसके बाद खाना देते थे, या तो कम खाना देते थे, और बाजार से कोई चीज़ आती तो उसके पास जाते भी नहीं थे और उसको देते भी नहीं थे। फिर ये देखकर उसको अपनी बात व्यक्त करने के लिए वो रोती थी, लेकिन उसका रोना जो था वो साधारण नहीं होता था, वो गला फाड़ के रोना, मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। मतलब बूढ़ी काकी के पति को स्वर्ग सिधारे, मतलब उनकी मृत्यु को बहुत समय हो चुका था। बेटे भी जब यंग हुए, तरुण मतलब युवा ने हुए, तब वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके परिवार में सिर्फ उनका एक भतीजा था जिसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं आपको रखूँगा, लेकिन वो सब कुली डिपो के दलालों के दिए हुए सब्जबाग, मतलब कि झूठे, जैसे दलाल झूठे वायदे करते हैं वैसे उसके भतीजे ने झूठे वायदे किए थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। क्या था कि वो उसने वादे कर करके सारी संपत्ति अपने नाम कर दी थी, तो उसकी इनकम भी अच्छी थी, लेकिन क्या होता था कि बूढ़ी काकी को फिर वो खाना भी पेट भर के नहीं देते थे, मतलब वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी की ओर सताया करते थे, और चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुली कर देता था। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई भी ध्यान देता नहीं था। कहा जाता है कि छोटे बच्चों को बूढ़े लोगों से नफरत होती है, मतलब बहुत कम वैसे होते हैं, लेकिन हमें देखो दादा दादी पसंद होते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं, वो माँ बाप के व्यवहार के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर माँ बाप दादा दादी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसके बच्चे भी बुरे व्यवहार करते थे। तो यहाँ पे बुद्धिराम और उसकी पत्नी बूढ़ी काकी के साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो ये देखकर उसके बच्चे भी उनके साथ बुरे व्यवहार करते थे। कोई उसको चुटकी काटता था, कोई उसके ऊपर पानी की कुल्ली करता था। तब वो अपनी बात व्यक्त करने के लिए, अपना दुख व्यक्त करने के लिए रोती थी, लेकिन सबको ऐसा ही होता था कि जब उसको बूढ़ी काकी को भूख लगती है तभी रोती थी, इसलिए उसके रोने पर कोई ध्यान नहीं देता था। आर्तनाद मतलब संताप मतलब दुख, और आर्तनाद मतलब दिल का दर्द। वो अपने दिल का दर्द किसी और को दिखा नहीं सकती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग मतलब प्रेम था तो वो था बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षा घर था, और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों की तुलना में वही सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने
उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। मतलब बुद्धिराम की छोटी लड़की थी, वो उसको बूढ़ी काकी से अनुराग था, यानी कि प्रेम था। पूरे परिवार में एक वही लाडली ऐसी थी जो बूढ़ी काकी को प्रेम करती थी, उसके साथ बैठती थी, अपना नाश्ता भी उसके साथ खाती थी, अपने हिस्से का जो भी होता था, मिठाई थी, कुछ भी होता था तो बूढ़ी काकी के पास बैठ के, लेकिन उसका भी एक स्वार्थ था कि उसके भाई उसके पास से छीन न ले, इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। तो इस हिसाब से उन दोनों के बीच में थोड़ा गहरा संबंध हो गया था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। माँ के भीतर घर के भीतर स्त्रियाँ गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। पट्टियों पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। एक बार बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक का आयोजन हुआ था और उसके घर का जो वातावरण था उसका यहाँ पे वर्णन किया गया कि पूरे उत्सव जैसा उसके घर में माहौल था। स्त्रियाँ गीत गा रही थी, भोजन का सब प्रबंध हो चुका था, सारे मेहमान आ गए थे। रूपा, बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा था, वो भी मेहमानों के भोजन के प्रबंध में मतलब व्यवस्था में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे, मतलब सारी रसोइयाँ घर पर ही बन रही थी।